हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी पेडालॉजी सब्जेक्ट के जो कॉमन टॉपिक है उनको शेयर कर रही हूँ। हिंदी और जो आपका फिज़िकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में जो है आपके ये सब कॉमन टॉपिक सभी में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए ट्रस्ट नहीं है तो आप एक बार पेपर भी चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने शेयर किए हुए हैं ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के, इवन इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी शेयर किए हुए हैं, तो सभी सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इवैल्यूएशन का टॉपिक है, आप देखिएगा हर सब्जेक्ट के सबसे लास्ट यूनिट में इवैल्यूएशन का टॉपिक दिया गया है। जैसे करिकुलम है, उसके प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे हैं तो ये भी हर किसी में है। और माइक्रो टीचिंग का है, हिंदी में भी है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको ना ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, कॉमन के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ इसको शेयर करने में, पर देखिए मेरे को ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए, तो मुझे वो भी शेयर करने थे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाई, तो मैं आपको सॉरी बोल सकती हूँ इसके लिए। मैं आपके सामने तो नहीं हूँ, फेस टू फेस आपसे इंटरेक्शन नहीं कर सकती, वरना मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे सामने और मैं आपको हैंड टू हैंड सब इम्पॉर्टेंट बता दूँ। पर पहले देखिए पीपीटी रेडी करनी पड़ती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, अपलोडिंग होती है, तो थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। सॉरी फॉर दिस, अगर आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनके पास नहीं टाइम होता सभी कुछ पढ़ने का, तो उनको तो सिर्फ यही होता है कि इम्पॉर्टेंट मिल जाए जल्दी से जल्दी। अब जैसे मेरे पास बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के जो हैं स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि उसकी वीडियो को भी प्रोवाइड करिए, तो देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको ना ऐसे कुछ भी नहीं दे सकती, मुझे पहले सर्च करना पड़ता है, क्योंकि PYQ में से ही मैं इम्पॉर्टेंट बताती हूँ आपको। तो ऐसे थोड़ी ना मैं कुछ भी आपको बोल दूँगी कि ये प्रिपेयर कर लो ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन से बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है मीनिंग ऑफ करिकुलम, मतलब जो आपका करिकुलम और उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो पूछा गया है। ठीक है, तो करिकुलम वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, कुरेरे से। ठीक है, ये आपको स्पेशली मेंशन करना होगा। ठीक, जैसे अब जो पेडालॉजी हिंदी वाले हैं ना, उनका ये टॉपिक नहीं है, लेकिन उनको अगर उनके पास सोशल साइंस है या बायोलॉजिकल साइंस है या मैथमेटिक्स है या कॉमर्स है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे ही इस वर्ड को हाईलाइट करके आना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, रेस कोर्स। ठीक है, पूरा मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग कि अ करिकुलम इज अ प्लान कोर्स ऑफ स्टडी, इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ व्हाट शुड बी टॉट एंड लर्न इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल और कॉलेज। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज आर टीच इन पर्टिकुलर कोर्स। कि पाठ्यक्रम अध्ययन एक नियोजित पाठ्यक्रम है, मतलब कोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट सिलेबस मटेरियल सब जो है करिकुलम के बेस्ड पर ही बनाया जाता है। यह एक ऐसी रूपरेखा होती है कि किसी स्कूल कॉलेज जैसे शैक्षिक संस्थान में क्या सिखाया और सीखा जाना चाहिए। इसका उपयोग किसी विशेष पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने और पढ़ाने के लिए ही किया जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, ताकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट इसको देख सके, दोनों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम के बेस पर ही सभी कुछ डिपेंड करता है। एक स्कूल में क्या सिखाया जाना है, क्या पढ़ाया जाना है, वो सब पाठ्यक्रम में ही बताया जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रेरक के अनुसार करिकुलम इज ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज कैरिड ऑन इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड ऑफ स्कूल। कि पाठ्यचर्या एक ऐसी लर्निंग मेथड है जो स्कूल द्वारा योजनाबद्ध और निर्देशित होती है, पूरी प्लान्ड की जाती है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ करिकुलम बनाया जाता है।
हर स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह समूह में या व्यक्तिगत रूप से हो, या स्कूल के बाहर का हो या स्कूल के अंदर का हो, ठीक है। तो करिकुलम जो है उसी तरीके से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो कनिंघम के अनुसार है कि करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। जैसे द टीचर, मतलब जो ये एक ऐसा टूल है जो टीचर के हैंड में एक टूल का काम करता है, ठीक है। टीचर इसे किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकता है स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ है। तो ये एक मोल्डिंग का काम भी करता है टीचर्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मैं स्पीड में बोल रही हूँ, ठीक, बस इसीलिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और मुझे कैसे भी करके आपको ये प्रोवाइड कराना है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगी, ठीक है। Curriculum refers to the framework and plan for teaching and learning within an educational institution or system. It encompasses the knowledge, skill, and competencies that students are accepted to acquire during their academic journey। कि पाठ्यक्रम किसी शैक्षिक संस्थान या प्रणाली के भीतर शिक्षण और सीखने की रूपरेखा और योजना को संदर्भित करता है। इससे ज्ञान, कौशल और दक्षताएं शामिल होती हैं। मतलब मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, पोटेंशलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा के दौरान हासिल करने की उम्मीद की जाती है। मतलब वही हो गया कि जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब देखिए बीएड का सिलेबस है फॉर एग्जांपल, अगर बीएड में आपको आधे से ज़्यादा एमएड का सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाए या बीएड के लेवल से ज़्यादा करिकुलम में आपका सिलेबस डाल दिया जाए, तो क्या आपके लिए वो कैपेबल होगा? क्या आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे ईज़िली? हमारे लिए क्या ईज़ी है कि हमारी हर पोटेंशलिटीज़ को, हर एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, हर स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो है करिकुलम का निर्माण किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप देख लेना, ये आपको ज़रूर मिलेगा हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में, एक्सपेक्ट हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, कि ये जो है एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। इसमें ये सिद्धांत को फॉलो किया जाता है कि द करिकुलम शुड इंटीग्रेट theoretical concept along with practical elements that allow student to draw from and build upon their personal experience। कि मतलब करिकुलम में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रखेंगे, नहीं, करिकुलम में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी जो है प्रॉपर फॉलो किया जाता है। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड भी है और एक्सपीरियंस बेस्ड भी है, एक्टिविटी बेस्ड भी है मतलब सॉरी थ्योरेटिकल बेस्ड भी है और प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, ठीक है, ताकि जो है स्टूडेंट अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को और इन्हेंस कर सकें, ठीक है। आप देखिए अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जाएं, आप जब स्कूल में पढ़ते थे 11th-12th की बात ले लीजिए, अगर आपको सिर्फ अकेडमिकली ही सब कुछ कराया जाए, ठीक है, कोई एक्टिविटी कुछ ना कराई जाए, तो आप भी ना बोरियत फील करेंगे स्कूल के अंदर। उस दिन हमें जाने में बहुत अच्छा लगता था, मैं हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, जैसे पी क्लास होती है, काफ़ी स्टूडेंट उसको बहुत पसंद करते हैं, है ना। और जैसे कोई एक्स्ट्रा और करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमें अच्छी लगती हैं वो, ठीक है। तो सिर्फ अकेडमी पे ध्यान नहीं देता करिकुलम, इन सब और एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, कि द करिकुलम कंटेंट शुड बी यूजफुल फॉर लाइफ फ्रॉम इंडिविजुअल एंड सोशल व्यू पॉइंट, कि जो पाठ्यचर्या है उसकी जो मटेरियल होता है ना, वो सिर्फ हमारे लिए स्कूल तक सीमित नहीं होता, वो स्कूल के बाहर भी हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इट शुड बी यूजफुल फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर अर्निंग लिवलीहुड इंक्लूडिंग अंडर यूटिलिटी। वही मैंने जो कहा कि आप जो प्रेजेंट में सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्रेजेंट में पढ़ के हमारा फ्यूचर में उसका कोई काम नहीं होगा। अब आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करके सिर्फ दैट्स इट, और आगे कुछ नहीं करना, नहीं, बीएड के बाद एमएड करेंगे, आप उसके बाद टीचर बनेंगे, तो यूटिलिटी क्या है उसकी, कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है। आप टीचर बनने के बाद आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, आप अपनी लिवलीहुड चला सकते हो, ठीक है, यानी कि अपनी आजीविका को पूरा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत, कि हर स्टूडेंट की नीड्स की अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाया जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लर्निंग स्टाइल, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना, उसके अनुकूल ही होना चाहिए करिकुलम। उसके अनुकूल नहीं होगा
तो स्टूडेंट्स को अकेडमिकली बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट की नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनके लर्निंग स्टाइल के बेस पर ही करिकुलम बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रासंगिकता का सिद्धांत। द कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू द स्टूडेंट लाइफ, इंटरेस्ट एंड फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल एंड इंगेजिंग। करिकुलम जो है के अंदर जो कंटेंट होता है ना, जो सिलेबस होता है, जो मटेरियल्स होते हैं, वो इतने रिलेवेंट होने चाहिए स्टूडेंट की लाइफ से कि ताकि वो उसमें इंटरेस्ट ले सके, उनके जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करिकुलम ऐसा बना दिया कि जो प्रेजेंट तक ही सीमित रह गया, फ्यूचर में उसका कोई यूज़ नहीं है, वो किसी चीज़ से रिलेवेंट ही नहीं करता है। अब हिंदी का सब्जेक्ट है आपका, तो आप हिंदी को पढ़ाएंगे ना आगे चलकर, आप टीचर बनेंगे ना, तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा सकते हैं, तो क्या होता है, ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसी तरीके से करिकुलम को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी, रियलिटी एंड जनरलाइजेशन, की जिज्ञासा, वास्तविकता और सामान्यकरण का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हेड, द अबव 3 एक्टिविटीज आर म्यूचुअली रिलेटेड। जो ये तीनों एक्टिविटी है ना, ये आपस में रिलेटेड है। जिज्ञासा हो गई, वास्तविकता हो गई और सामान्यकरण, ठीक है। इट वन इज प्रेजेंट, कि अगर एक मौजूद है, द अदर इज सर्टेन टू बी देयर, तो दूसरा भी वहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए। इफ द सेकेंड इज प्रेजेंट, द थर्ड विल बी प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबिलिटी। अगर दूसरा प्रेजेंट है ना, तो तीसरा भी पूरी तरीके से वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, की एकीकरण का सिद्धांत, की हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो तीनों आपस में रिलेट करते हैं। बायोलॉजिकल के ऐसे कुछ फार्मूलेज होते हैं जो हमारे केमिस्ट्री में काम आते हैं, केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले हमारे मैथ्स में काम आते हैं। तो हर सब्जेक्ट जो है आपस में इंटररिलेट करता है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है वेरियस सब्जेक्ट का आपस में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस, निरंतरता और अनुक्रम का सिद्धांत। करिकुलम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट बिल्ड अपॉन प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन लर्निंग। कि करिकुलम जो है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हमारी प्रीवियस नॉलेज जो है हमारी न्यू नॉलेज से रिलेट करती हो, ठीक है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ती हो, ठीक है। इस तरीके से निरंतरता का सिद्धांत भी इसमें होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई उद्देश्य हो, ठीक है। द करिकुलम शुड बी डिजाइन विद क्लियर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव दैट रिफ्लेक्ट द एजुकेशनल गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स, ठीक है। कि पाठ्यक्रम को स्पष्ट, अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए, जो शैक्षिक लक्ष्यों और वांछित परिणामों को दर्शाते हैं। मतलब जो भी एजुकेशनल गोल्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य होते हैं, उनको वो कंप्लीट करता हो, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। जैसे आपका वो वाला मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि करिकुलम और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आता है, तो ऑब्वियसली आपका पूरा पेज मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो 4 से 5 6 पेज तक भी जा सकता है ना। आपको लिखना चाहिए क्योंकि 16 मार्क्स में आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कम से कम 5 से 6 पेज में आपको लिखना है। आप अगर सिर्फ उतना लिखेंगे तो आई डोंट थिंक सो आपका कवर होगा। जो मैंने प्रिंसिपल बताया ना, आपको उसके फ्लो चार्ट बनाने होंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्टिविटी एक्सपीरियंस का सिद्धांत, तो आप फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसे बॉक्स बनाकर चारों तरफ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया आपने एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, ठीक है। यूटिलिटी का प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, ऐसे करके चारों तरफ लिख दे। या आप ऐसे करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। वैसे तो आप ऐसे करेंगे तो आपका हाफ पेज जो है कवर हो जाएगा। आप और मेक श्योर कि फ्लो चार्ट में कोई भी काटा पीटी नहीं करनी है। अगर आप पेंसिल से बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर आप पेन से बनाना चाहते हैं तो उसी में आपको ध्यान रखना है कि आपको काटा पीटी नहीं करनी है। वैसे तो मोस्टली कोशिश कीजिए पेन पेंसिल बहुत रेयर चेंज कीजिए, इतना टाइम नहीं होता कि बार बार कभी पेन चेंज कर रहे हैं, कभी पेंसिल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बेस्ट है पेन से बना लीजिए, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखिए काटा पीटी नहीं करनी है आपको।
फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप उसको इस तरीके से जो है 2-2 लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे आपको आंसर अपना देना होगा। वो लिखा हुआ इम्प्रेसिव भी लगता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आई ऑलवेज से एग्जामिनर कभी भी पूरे कंटेंट नहीं पढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। वो ज़्यादातर हेडिंग्स पे, आपकी मीनिंग पे, मतलब स्टार्टिंग की, जैसे आप जहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी करिकुलम का कुरेरे बताया, तो अगर आप कुरेरे हाईलाइट करके आएंगे ना, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर का ध्यान जाएगा उसके ऊपर, तो उसे भी दिखाई देगा कि हाँ बच्चे को अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में। फिर वो क्या कोशिश करेगा, आपकी हेडिंग पढ़ ली या हेडिंग में फ्लो चार्ट देख लिया। तो यही सब होता है, इतना ही मैटर करता है, आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है। प्लीज़ इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। अब आपको ये भी लिख के आने हैं, नहीं पूछे हैं आई नो, ठीक है, लेकिन इसलिए लिख के आने हैं, अगर आपका 5 पेज कवर हो गया तो ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम अपने पास से लिख सकते हैं आंसर को लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और ये ना अलग से शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं और बता रही हूँ आपको। सबसे पहला क्या है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर्स। शिक्षकों को दिशा निर्देश देता है, क्योंकि बच्चे की जब नीड्स पता चलती है, बच्चे की एबिलिटीज़ पता चलती है, तो टीचर्स को भी डायरेक्शन देगा, टीचर्स को भी पता होगा हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। जैसे अब बीएड का सिलेबस है, तो टीचर्स को भी पता है ना कि बीएड में सिर्फ इतना ही कंटेंट है, इतना ही मटेरियल है जो हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो वो करिकुलम का ही तो हिस्सा होता है, तो टीचर्स को भी डायरेक्शन मिलती है। टू इंश्योर प्रॉपर परस्यू ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये तो हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा कि प्रॉपर एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं हर करिकुलम के। फिर टू गाइड द स्कूल मैनेजमेंट टू अरेंज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये किसको गाइड करता है, स्कूल मैनेजमेंट को भी दिशा निर्देश देता है कि प्रॉपर जो है व्यवस्था हो हर चीज़ की अच्छे से करी, जो स्कूल के बाहर है, जो स्कूल के अंदर है, ये हर चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। टू असिस्ट द ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक, की करिकुलम के अंदर जो है, जैसे हमें किस बुक के कंटेंट को जो है स्टूडेंट को पढ़ाना है। आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर राइटर्स के नेम लिखे होते हैं, ऑथर्स के नेम लिखे होते हैं, तो एनसीईआरटी बुक जैसे फॉलो होती है, तो हमें पता है ना कि इस करिकुलम के अंदर एनसीईआरटी की ये वाली बुक फॉलो की जानी है। फिर है टू असिस्ट द टीचर इन सिलेक्शन ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स, कि टीचर्स की हेल्प करता है ऑडियो वीडियो एड्स जो होते हैं, जो टीचिंग एड्स होते हैं हमारे, कि सेलेक्ट करने में। जब स्कूल में एक टीचर्स एंटर करती है, मीन्स कि अगर स्कूल में टीचर पढ़ाने जा रही है, तो स्टार्टिंग से ही उसको पता है, जैसे प्रिंसिपल उसको स्टार्टिंग में उसने बोल दिया, जो स्कूल मैनेजमेंट है, कि आपको ना बोर्ड पर पढ़ाना है, आपको जो है या पीपीटी के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है, या आपको एज अ चार्ट बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से जो है टीचर्स को भी डायरेक्शंस मिलते हैं, टीचर्स भी जो है सिलेक्शन कर पाती है ऑडियो वीडियो एड्स का। फिर है टू हेल्प द टीचर इन अरेंजिंग वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना, कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अरेंज कराने में भी टीचर्स की हेल्प करता है। टू असिस्ट द टीचर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। अभी हमने ये पढ़ लिया है कि एजुकेशनल प्रोसेस, जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया की योजनाएं होती है ना, टीचर्स को उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है, पढ़ लेते हैं कि टू यूज़ टाइम इफ़ेक्टिवली, हम ठीक ढंग से जो है टाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हमारा पीरियड का टाइम होता है, ठीक है, तो हर मोस्टली मतलब मुझे लगता है हर स्कूल का एक ही पीरियड का टाइम होता है, 30 से 40 मिनट्स के बीच का, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी होता है, कम ही होता होगा, ज़्यादा नहीं होता। तो ये करिकुलम का हिस्सा है कि एक पीरियड हमारा इतने टाइम का होगा। या टीचर्स की कैसे हेल्प करता है, भाई अगर आपको 30 मिनट्स का टाइम मिला है, तो आपको उसमें पढ़ाना है, ना कि आपको बातें करनी है उसमें जाके। तो हमारा जो है टाइम, उससे हमें मैनेज करना पड़ता है, हमें टाइम पहले डिसाइडेड होता है कि ये पीरियड का टाइम इतना है, ठीक है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है। टू यूटिलाइज द रिसोर्स इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली, कि इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज को जो इकोनॉमिकली और भी हो और जो इफेक्टिव भी हो। टू हेल्प द टीचर इन एस्टैब्लिशिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, कि क्लास को डिसिप्लिन कराने में टीचर्स की हेल्प करता है। टू असिस्ट द टीचर इन असाइनिंग न्यू वर्क टू द स्टूडेंट, कि जो भी न्यू वर्क होता है स्टूडेंट को जो है असाइन कराने में टीचर्स को हेल्प करता है। फिर टू असिस्ट द टीचर इन मेकिंग ऑफ टेस्ट और एग्जामिनेशन पेपर, एक करिकुलम के अकॉर्डिंग ही जो है टीचर्स टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, एग्जामिनेशन पेपर जो होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया है ना, तो यहाँ पे घास काटने का काम आ गया, बट ये न्यू वर्क है, ठीक।
क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने जल्दी में बनाई है ना, कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। इतना सारा कंटेंट है, आप खुद देखिएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक। अब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी हर किसी में आता है, इवन हिंदी में भी है ये। पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता होती है, जो मैंने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर किया है ना, आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है ये। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बस समझ लीजिए कि आपको क्या लिखना है। कि अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक दैट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड is used by student as a standard resource for learning in school and colleges। कि पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी विशेष विषय के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। आप सभी जानते हैं, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं बीएड की, ठीक है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पूरी डिटेल मिलेगी आपको उसके अंदर, चाहे वो किसी भी कॉलेज की हो, चाहे वो किसी भी स्कूल की हो। इट ऑफन इंक्लूड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मटेरियल्स। की इसमें सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस होती है, व्याख्या होती है, मटेरियल्स होता है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी होते हैं, एक्सरसाइज होती है, जैसे आपने देखा होगा बुक के लास्ट में आपको दिखाई देगी एक्सरसाइज भी दी होती है, जिससे स्टूडेंट की हेल्प होती है कि वो एक्सरसाइज करके जो है अपने को पता कर सके कि हाँ उन्होंने कितना सीखा है। ठीक है, इन दिस सेंस टेक्स्ट बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल apparatus ऑफ द टीचर हैंड विच इज़ essential टू इफेक्टिव टीचिंग। कि इस तरीके से क्या है, टेक्स्ट बुक एक ऐसी इम्पॉर्टेंट यूजफुल मटेरियल है, ठीक है, एक ऐसा कह सकते हैं हम उपकरण है जो एक टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी, और जो टीचर्स की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में भी उनकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। तो देखिए टेक्स्ट बुक की जो ये विशेषता है ना, मैंने सिर्फ हेडिंग बताई है आपको, ठीक है, अंदर का कंटेंट अगर ये लॉन्ग में आता है तो 2 से 3 लाइन आप लिख लीजिएगा। जैसे ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर ऑथर होता है, एक प्रॉपर राइटर होता है। द साइज ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रॉपर साइज होता है टेक्स्ट बुक का। जैसे अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो टेक्स्ट बुक की क्वालिटी क्या होती है कि उसके जो पेजेस हैं ना, वो प्रॉपर ऐसे होने चाहिए, जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो पेजेस है वो प्रॉपर विजिबल हो, मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए कोई भी वर्ड, है ना, ये क्वालिटी है इसकी टेक्स्ट बुक की। प्रॉपर सिलेबस और सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड होता है। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, जिसमें लैंग्वेज में ईजी हो, हार्ड हो, किस तरीके की लैंग्वेज है वो तो यूज़ की जाती है। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एंड न्यू टीचिंग मेथड, टेक्स्ट बुक जो है ऐसी होनी चाहिए जो न्यू टीचिंग मेथड्स को फॉलो करती हो। जैसे बार बार जो है कभी कभी हमारा कंटेंट चेंज हो जाता है, टेक्स्ट बुक चेंज हो जाती हैं, तो टेक्स्ट बुक जो है न्यू टीचिंग मेथड्स को फॉलो किया जाना चाहिए। यूजेस ऑफ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, कि एक टेक्स्ट बुक में प्रॉपर पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो अंदर के कंटेंट को ना आप इजीली लिख लेना, क्योंकि ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, की पाठ्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता और महत्व होता है। फर्स्ट है प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर करिकुलम एंड लेसन प्लान, की एक संरचित पाठ्यक्रम और पाठ्य योजनाएं प्रदान करता है ना। एक टेक्स्ट बुक में प्रॉपर लेसन प्लान होते हैं, प्रॉपर करिकुलम स्ट्रक्चर्ड होता है। ब्रेक डाउन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इनटू ईजियर टू अंडरस्टैंड सेक्शन, कि ये क्या करता है, जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ईजी से ईजी लैंग्वेज में जो है तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है उनको। कोस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स होता है टेक्स्ट बुक का। कुछ टेक्स्ट बुक जो है आपको ईजिली बहुत ही इफेक्टिव, मतलब कोस्ट इफेक्टिव में मिल जाएगी, जो आपको इकोनॉमिकली हेल्प करेगी। ऑफर अ क्लियर आउटलाइन फॉर स्टडिंग एंड टीचिंग आर सब्जेक्ट, कि किसी विषय के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक के थ्रू ही टीचर जो है आपको क्लास में पढ़ाती है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में मटेरियल होते हैं उस मटेरियल के अकॉर्डिंगली ही टेक्स्ट बुक के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको ये पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो उन्हीं टेक्स्ट बुक से मैं क्या करती हूँ, ईजी से ईजी लैंग्वेज को निकालने की कोशिश करती हूँ, अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करती हूँ, ताकि अगर आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आए। क्योंकि देखिए अगर आप यूट्यूब से जुड़े हैं तो इसलिए तो जुड़े हैं कि आप टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है कि लैंग्वेज जो है वो ईजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व एज अ रिलायबल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, की छात्रों के अध्ययन के लिए एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में काम करता है, क्योंकि
टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होता है। जैसे कि मैं आपको बोलती भी हूँ, अब आपको कोई भी क्वेश्चन, अब फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दे दिया, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में आप ये थोड़ी ना कुछ भी लिखाएंगे। मैंने हमेशा कहा है, लिख के आओगे तो उससे रिलेवेंट करता ही कॉन्सेप्ट लिखोगे ना। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस पूछिए तो क्या नीड एंड इम्पॉर्टेंस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दोगे? नहीं ना, हमें उससे रिलेवेंट करता ही कंटेंट लिखना है। तो एक रिलायबल रिसोर्स का काम करता है ये, ठीक है। बेस्ड ऑन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इट कैन बी यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, कि जैसे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उनकी नीड्स और इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। हेल्प स्लो लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिकल वेल अंडरस्टूड मटेरियल, कि स्लो लर्नर्स जो होते हैं ना, जो मतलब बहुत धीरे सीख पाते हैं, या जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं जो बहुत स्लो सीख पाते हैं, तो उनको जो है ये हेल्प करता है। अब जैसे क्लास में अगर टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, स्टूडेंट को नहीं समझ में आया और वो घर पर आए, है ना, तो वो उस टेक्स्ट बुक के थ्रू जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल स्टूडेंट, है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनके लिए एक साथ समझना चीज़ों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, टीचर की बात नहीं समझ पाई, अच्छा हम घर पे जाके टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ लेंगे। तो टेक्स्ट बुक ऐसे बच्चों की भी हेल्प करती है, इसलिए भी हमें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिताएं होती है। ये हिंदी पेडालॉजी में एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर यूजिंग लेसन इन इंट्रोडक्शन, की पाठ परिचय का उपयोग करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक में जो है इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है, जो जैसे यूनिट 1 से यूनिट 6 यूनिट 5 आपको जो है सेक्शंस डिवाइड करके पहले से ही दिए होते हैं। आपको पता होता है कि इसमें से हमें ये पढ़ना है, या टीचर्स को भी पता है कि इसमें से हमें ये पढ़ाना है ना। फिर इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में भी हेल्प करती है। जैसे कोई भी आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जो है प्रैक्टिकल स्किल्स पहले से ही स्टेप्स जो होते हैं वो ऑलरेडी लिखे होते हैं। तो आप उस टेक्स्ट बुक के थ्रू उन स्टेप से जो है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। फॉर द क्लास वर्क एंड होमवर्क, आपकी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों के लिए उपयोगी होती है। सेल्फ स्टडी के लिए उपयोगी होती है, आप उससे खुद से भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको टीचर्स नहीं भी पढ़ा रहे हैं। अब बीएड में ही आप कॉलेज जाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो पढ़ाते होंगे, है ना। पर क्या करते हैं, आप खुद से ही स्टडी करते हैं ना, आप मॉडल पेपर खरीदते हैं, या कुछ बच्चे एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले टेक्स्ट बुक ही खरीद लेते हैं, तो टेक्स्ट बुक के थ्रू आप पढ़ते हैं, तो खुद की स्टडी कर पाते हैं टेक्स्ट बुक के थ्रू। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेजेस, कि प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए कि आपको किस क्वेश्चन को पढ़ना है। अब एक पूरा चैप्टर है ये, ठीक है, आपको जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी दे दिया फॉर एग्जांपल, या ये टेक्स्ट बुक ही दे दिया, या करिकुलम का टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक में आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये तो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है ना कि हाँ इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन बनता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से ये वाला क्वेश्चन बनता है, करिकुलम से ये क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर यूजिंग द इलस्ट्रेशन डायग्राम्स, इसमें प्रॉपर जो है इलस्ट्रेशन डायग्राम्स होते हैं। और फिर फॉर रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर, और आप प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हैं। टीचर्स आपको न्यू चैप्टर पढ़ा रही है तो क्या हो गया, हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हम साथ के साथ जो है प्रीवियस चैप्टर्स को भी रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी उपयोगिता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब न्यू टॉपिक हमारा शुरू होता है माइक्रो टीचिंग। ये भी हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में है, इसकी स्किल्स पूछी जाती हैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, इवन वेरी शॉर्ट में। जैसे कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी ना तो साथ साथ बताऊंगी कि वेरी शॉर्ट में कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, इवन ये भी बताऊंगी कि शॉर्ट में क्या आता है। तो लॉन्ग में तो आपको पता ही है कि पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में है, चाहे आप देख लेना खुद भी। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 2-3 पेपर ना पहले दिखा दूँ आपको, पर मुझे ये लगा नहीं, उससे आपका टाइम जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये था जल्दी से जल्दी आपको टॉपिक जो है आपके साथ शेयर करने हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपके 16 वीक्स की जो माइक्रो टीचिंग होती है, आपको 2 लेसन प्लान बनाते होते हैं जो पेडालॉजी के आपके सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी या सोशल साइंस या कॉमर्स या फिर मैथमेटिक्स। तो ये 2 लेसन प्लान बनते हैं, तो उन्हीं के लिए तो बनते हैं कि आपको माइक्रो टीचिंग करनी है, स्कूल में जाके आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है, एज अ प्यूपिल टीचर, ताकि आपकी स्किल्स को जो है डेवलप किया जा सके। कि द टर्म माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय A.W. Dwight Allen ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963
फॉर डेवलपिंग टीचिंग बिहेवियर एंड टीचिंग एक्टिविटीज़। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था माइक्रो टीचिंग को। तो याद रखिएगा A.W. ड्वाइट एलन ने। ये जो है पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था 1963 में, ठीक है, A. ड्वाइट एलन के द्वारा। ठीक, इसका पर्पस क्या है? फॉर डेवलपिंग टीचिंग बिहेवियर एंड टीचिंग एक्टिविटीज़, कि शिक्षण व्यवहार और शिक्षण गतिविधियों को विकसित करने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसको डेवलप किया गया था ताकि पीपल टीचर्स के अंदर जो आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके बिहेवियर में और आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़ में जो है चेंजेस लाया जा सके, उनको और डेवलप किया जा सके। Micro teaching is a way for teachers to practice and improve their teaching skills by giving short lessons to a small group of students। कि सूक्ष्म शिक्षण में आप क्या करते हैं, ये एक ऐसा शिक्षण होता है जहां आप स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप को पढ़ाते हैं एक शॉर्ट लेसन के थ्रू, ठीक है। अब आप माइक्रो टीचिंग करने जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने करी भी होगी, कुछ ने नहीं भी करी होगी, तो भी आप ध्यान रखिएगा क्या होता है उसमें कि माइक्रो टीचिंग में जब आप क्लास में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप दिए जाते हैं, ठीक, और वहाँ पे आपको छोटा सा ही कंटेंट जो है शेयर करना होता है अपना, जो आपने लेसन प्लान बनाए हैं उन्हीं लेसन प्लान का मतलब शेयर का मतलब आपको वहाँ पढ़ाना होता है इस टॉपिक को। तो ये नहीं कि आपको 1 घंटा लगाना है, ये यहाँ पे आपको अपने कंटेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना। They receive feedback to become better at things like how they manage the classroom, using teaching methods and communicate with student, कि उन्हें कक्षा का प्रबंधन करने, शिक्षण विधियों का उपयोग करने या छात्रों के साथ समन्वय करने जैसी चीज़ों में बेहतर बनाने के लिए फीडबैक होता है, ठीक है। क्योंकि आपको कैसे क्लासरूम को मैनेज करना है, आपको कैसे टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं, कैसे स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको जो है इन सब के लिए प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है, ठीक। तो ये होती है हमारी माइक्रो टीचिंग। आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग अकॉर्डिंग टू एलन, माइक्रो टीचिंग इज द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर, की सूक्ष्म शिक्षण एक छोटा शिक्षण अनुभव है। ये भी वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में। तो यस, ये एक छोटा शिक्षण अनुभव है, आपको ट्रू करके आना है। ये किसने कहा है? एलन ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, और देखिए वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप यही पॉइंट मिस कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियोस नहीं देखते, उनका फोकस क्या होता है, मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिए। अगर पीडीएफ ही करनी है तो एक बात बताइए, फिर तो आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब से क्यों कनेक्ट होते हो, किसी भी चैनल से क्यों कनेक्ट होते हो, ताकि आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अगर सिर्फ ध्यान से सुन भी लेंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पीडीएफ देखने की भी नीड पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके कुछ और स्टेप्स हैं, लाइक कि इसको रियल टीचिंग क्यों कहा जाता है। तो किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू BM सोर ने कहा है कि माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग, reduce in time, number of student and range of activity. According these definition, it is concluded कि इस डेफिनेशन से ना क्या निष्कर्ष निकलता है, ये पॉइंट लिखने हैं आपको कि माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग, की सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। मैं हिंदी में इसलिए इसका मीनिंग बता रही हूँ क्योंकि हिंदी वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ कम्प्लीटली एन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्योंकि आप जब क्लास के अंदर जो है टीचिंग करते हैं ना, तो प्रॉपर वहाँ पर एक टीचर अवेलेबल होता है जो आपको जो है इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, जो आपकी स्किल्स को चेक करता है, आपकी नॉलेज को चेक करता है, आपको फीडबैक देता है, ठीक है। स्टूडेंट के द्वारा ही तो दिया जाता है, लेकिन नंबर्स तो टीचर्स ही देते हैं ना। तो एक इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम है जहाँ पर हर एक बच्चे पे जो है फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यह शिक्षण प्रशिक्षण की तकनीक है, क्योंकि ये एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप कभी भी किसी भी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो क्या आप डायरेक्ट जाके पढ़ा सकते हैं? आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना। तो माइक्रो टीचिंग उसी का एक पार्ट है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है आगे टीचर बनने के लिए। इट कैन बी कंट्रोल द प्रैक्टिस बाय फीडबैक, यह कंट्रोल की जाती है, मतलब इमिडिएट आपको फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के बेस पर जो है आप अपनी स्किल को और डेवलप करते हो। इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग, यह है जो है सबसे सरल और संक्षिप्त रूप है टीचिंग का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स जो है माइक्रो टीचिंग में फॉलो होते हैं। जैसे डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल,
कि एक विशिष्ट कौशल को परिभाषित करता है। डिमोनिस्ट्रेट ऑफ द स्किल, आपकी स्किल को डिमोनिस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन। आप अपनी स्किल का प्रदर्शन ही तो करते हैं, वहाँ पे टीचर अवेलेबल होता है, स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं, आप अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, तो क्या होता है आप अपनी स्किल्स को उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। माइक्रो लेसन प्लान्स होते हैं, टीचिंग का स्मॉल ग्रुप होता है, फीडबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप रीप्लान करते हो, रीटीच करते हो, फिर से री एवेल्यूएशन करते हो। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसकी साइकिल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो देखिए मैंने ना आपको इस तरीके से लिख के दिखा दिया, तो क्या आपको इम्प्रेसिव लग रहा है? नहीं। इसकी 6 साइकिल होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखिएगा, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। 6 साइकिल होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया, प्लान, टीच, फीडबैक, प्लान, रीटीच, रिफीडबैक, तो इट्स नॉट लुकिंग नाइस, है ना। अब आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये इस तरीके से बना के आना है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर साइकिल बना के आइएगा। देखिए आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम टीच करते हैं जो हमारी 6 मिनट की होती है, फिर हम फीडबैक देते हैं, मतलब हमें मिलता है फीडबैक जो 6 मिनट का टाइम होता है, फिर से हम उस फीडबैक के बेस पे रिप्लान करते हैं, फिर से रिटीच करते हैं, फिर से हमें रिफीडबैक मिलता है। तो ऐसे मिला के ये टोटल 36 मिनट की होती है। कहीं पर आपको ये टाइम 40 मिनट्स में मिल सकता है, बस मोस्टली कंसिडर जो किया गया है वो 36 मिनट ही किया गया है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। द माइक्रो टीचिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप विच आर एज फॉलोज। जैसे फर्स्ट है प्लान, तो प्लान में क्या होता है? टीचर प्रिपेयर द लेसन प्लान, सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट, कंटेंट, टीचिंग मेथड, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। द टीचर सेट ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएट अ प्लान फॉर द लेसन। आप ऐसे ही तो करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, है ना, अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है पेडालॉजी का। टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसमें प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। एक लेसन प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि हमें स्टूडेंट को इस टॉपिक पर ये पढ़ाना है। फिर है टीच, फिर आप टीच करते हैं, पहले प्लानिंग कर ली, फिर आप उस प्लानिंग के बेस पर ही जो आपने प्लान किया है, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है ना, फिर आप उसके टीच करते हैं, अपने लेसन को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आप प्रदर्शित करते हैं, है ना। फिर आप उसको जो है स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, ऐसे करके आप 2-4 लाइनें इसमें लिख देना। फिर आपको उसके बेस पर फीडबैक मिलता है ना। उसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चेक की जाती है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, क्या उसमें आपकी स्ट्रेंथ है, क्या उसमें आपकी वीकनेसेस हैं। फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक, फिर आप रीप्लान करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी फिर से परफॉर्मेंस चेक होती है, जो भी नेसेसरी नीड होती है ना, कि हाँ टीचर्स को लगता है स्टूडेंट की जो फीडबैक के बेस पर वो आपको बताते हैं कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, कहाँ पर आपको जो है न्यू प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पे न्यू प्लान्स को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये सब जो है दोबारा से रिप्लान होता है, यही हमारी साइकिल है। ठीक, फिर से आप रीटीच करते हैं कि द टीचर कंडक्ट द लेसन अगेन इनकॉर्पोरेटिंग द इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड रीप्लान, कि फीडबैक के बेस्ड पर आप प्लानिंग करके फिर रिटीच करते हैं और फिर से आपको फीडबैक मिलता है। कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग फॉर बिहेवियर मोडिफिकेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन द डिजायर डायरेक्शन इन ईच एंड एवरी टीचिंग स्किल प्रैक्टिस। ठीक है, हर टीचिंग स्किल को जो है ध्यान में रखा जाता है आपकी टीचिंग माइक्रो टीचिंग में। ठीक, अब टीचिंग स्किल क्या होती हैं, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि अ टीचिंग स्किल दैट बिहेवियर ऑफ द टीचर विच फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि कौशल शिक्षण का वह व्यवहार है जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखने में हेल्प करता है। देखिए दोनों के लिए हेल्पफुल है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही सीखते हैं, है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो एक तरीके से मेरी नॉलेज भी तो इन्हेंस हो रही है ना। मैंने पहले अपना जो है, जब मैंने बीएड किया तो मैंने पहले इन सबको करा, लेकिन मेरे करने में और कराने में दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हमारी नॉलेज और इन्हेंस होती है। आप खुद भी आजमा के देखिएगा, आप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग होंगे, जो ट्यूशन्स पढ़ाते होंगे। जब आप खुद पढ़ते थे ना, जब के पढ़ने में और आज में बहुत डिफरेंस होगा, आपकी नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस हो गई होगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना। A teaching skill include all arts and behavior of the teacher which maximize pupil teaching
प्यूपल लर्निंग। एक शिक्षण कौशल में शिक्षण की सभी कलाएं और व्यवहार शामिल होते हैं जो विद्यार्थियों के सीखने को अधिकतम करते हैं। सभी टीचिंग स्किल्स को इसमें ध्यान रखा जाता है। सभी हम पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी जी जान लगा देते हैं ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से समझा सकें। हम अपनी हर टीचिंग स्किल को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा आर्ट और बिहेवियर होता है टीचर का कि जहाँ पर जो है टीचर अपनी टीचिंग स्किल्स को जो है यूज़ करके टीचर को जो है अंडरस्टैंडेबल कंटेंट जो है प्रोवाइड कराती है। ठीक। अब है मीनिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स। कौन कौन सी वेरियस टीचिंग स्किल्स यूज होती हैं कि माइक्रो टीचिंग इज यूज फॉर डेवलपिंग सर्टेन टीचिंग स्किल। अ टीचिंग स्किल इज अ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टीचर behavior and activities which are especially effective in bringing about desired changes in pupil teachers. The meaning of important teaching skill have been discussed below. कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कुछ शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। एक शिक्षण कौशल को शिक्षक के व्यवहार और गतिविधियों के सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विशेष रूप से छात्र शिक्षकों में वांछित परिवर्तन लाने में प्रभावी होते हैं। महत्व शिक्षण कौशल के अर्थ पर नीचे चर्चा की गई है। ठीक है, मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि कौन कौन से वेरियस टीचिंग स्किल्स हैं जो माइक्रो टीचिंग में यूज़ होती है। और ये वेरियस टीचिंग स्किल्स जो हैं आपकी, वो आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी। देखिए, फर्स्ट ये सब यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कौन कौन से स्किल्स हैं, तो इन स्किल्स को वन बाय वन करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी इंट्रोडक्शन स्किल। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेसन प्रेजेंटेशन, है ना, इसे एक पाठ प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। इन दिस स्किल कोरिलेट द प्रीवियस नॉलेज टू द प्रेजेंट नॉलेज। ऑल द इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड द लास्ट क्वेश्चन हैज डायरेक्ट लिंक विद द टॉपिक टू बी टॉट। मतलब कि सबसे पहले जब आप लेसन प्लान आपने बनाया होगा तो आपने उसमें इंट्रोडक्शन ही प्रस्तावना हेडिंग डाली होगी। आप देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा, उसमें क्या करते हो आप अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हो। जैसे टीचर क्या करती है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछती है जो उसको पता होता है कि बड़े कॉमन से क्वेश्चन है और वो जो स्टूडेंट है वो बहुत ईजिली बता पाएंगे। जो भी वो टॉपिक हो, जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, जैसे हमारा पृथ्वी का टॉपिक है ना, अर्थ हो गया, सौरमंडल हो गया, तो पहले क्या हम अर्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ लेंगे। ऐसा पूछेंगे कि जो स्टूडेंट को पता होगा, जिसकी स्टूडेंट को नॉलेज होगी, है ना। फिर उस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जहाँ पर आपने लेसन प्लान में लिखा होगा कि वहाँ पर स्टूडेंट निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता। वही क्वेश्चन वो होता है कि हम उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर पूछते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन स्किल होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टिमुलेशन वेरिएशन, उत्तेजना परिवर्तन। ये क्या होता है, ये आपके गेस्चर्स को चेंज करने के लिए होता है कि इट इज़ चेंजिंग फॉर गेस्चर एंड पोजीशन बाय द टीचर। यह शिक्षक द्वारा इशारों और स्थितियों में बदलाव है। स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों में पूछी जाती है। In other words, in this skill, the teacher change the movement of the hands, eyes, voice, leg, mouth, etc. मतलब इस स्टिमुलेशन वेरिएशन में क्या होता है, टीचर्स अपने मूवमेंट को चेंज करती है, अपने हैंड्स को, आईज, वॉइस। जैसे आपने देखा होगा क्लास में, अभी मैं आपके सामने लाइव तो नहीं बैठी हूँ, मैं आपको ऐसा करके दिखाती। जब टीचर जैसे एक जगह खड़ा है, पहले आपको समझा रहा है, फिर वो इधर उधर चलने लगेगा, है ना, फिर आपको अपने हाथों को हिला हिला के बताने लगेगा, अपनी वॉइस को घटाता बढ़ाता रहेगा। आपने क्योंकि देखिए हम जब पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक में बिल्कुल घुस जाते हैं ना, हम बिल्कुल ये सोचते हैं कि हाँ, स्टूडेंट को यहाँ से बिल्कुल मतलब समझ में आना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है, वॉइस कभी स्लो हो जाती है, कभी लाउड हो जाती है। आप बोरियत फील ना करें, उनके अकॉर्डिंगली हम अपने गेस्चर्स को चेंज करते हैं। ठीक, एट रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स from one of the class. If a teacher does not change his gesture and position during the teaching process, it become bore and lacks in interest. अभी मैंने वही बताया कि अगर एक क्लास के अंदर टीचर जो है अपने गेस्चर को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो बच्चे जो है बोरियत फील करने लगेंगे, उनका जो इंटरेस्ट है ना वो कम होने लगेगा। ठीक, अगर आप खुद भी देखिए, आप क्लास के अंदर टीचर आपके सामने खड़ा है, अगर वो एक ही जगह खड़ा रहे, वहाँ से हिले ना, है, एक ही टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ाता जा रहा है, सिर्फ एक्सप्लेन करता जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो आप भी ना बोर फील करने लगेंगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसको पढ़ने में। टीचर आपसे थोड़ा सा हंसी मजाक करता है ना, टीचर्स आपको, अब जैसे मैं आपको
वीडियो के बीच में बोल देती हूँ कि आप ना इसको ऐसे करना, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना। तो मेरे को लगता है ऐसे ना समझाना थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है और आपको भी अच्छा लगता होगा। आई थिंक हर स्टूडेंट की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो फीडबैक नहीं देते हैं बट कुछ स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ अच्छे से समझ में आया या मैंने फ्लो चार्ट के बारे में बताया। तो अभी लास्ट मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट था, उन्होंने इतना अच्छा मुझे कमेंट किया। तो देखिए एक ना मोटिवेशन मिल जाता है आपके कमेंट से, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया। उसका रीज़न यही था लेट शेयर करने का, क्योंकि देखिए किसी स्टूडेंट ने कोई फीडबैक नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया, तो आई थॉट कि शायद स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके इंटरेस्ट के बेस पर चलते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है हम वही करने की कोशिश करते हैं। कहने को पढ़ाने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बताने को तो क्या मैं इंपॉर्टेंट कुछ भी बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आपको उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊँ जो आपके टॉपिक में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको सर्च करना पड़ते हैं, उन पर टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। अब भी मैं देखिए इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आप बोरियत फील ना करें, ठीक है। तो आगे है, हेंस इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द टीचर्स इन द स्किल ऑफ इन्हेंसिंग द गेस्ट ऑन गोइंग द गेस्टर, कि अतः शिक्षकों को हाव भाव बदलने का कौशल प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ठीक है। यही होता है स्टिमुलेशन वेरिएशन, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में आता है, आई टोल्ड। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग स्किल्स, प्रश्न पूछने का कौशल। तो इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड, कि शिक्षण को प्रभावी और सफल बनाने के लिए प्रश्न पूछने का कौशल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल टीचर्स टू बी प्रोफिशिएंट इन दिस आर्ट, कि सभी शिक्षकों को इस कला में परंपरागत होना आवश्यक है। बाय द स्किल ऑफ आस्किंग रैपिड एंड मीनिंगफुल क्वेश्चंस इज मीन द स्किल ऑफ कंटिन्यूटी रिलेविटी ऑफ द कंटेंट एंड क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज, की त्वरित और सार्थक प्रश्न पूछने के कौशल से अभिप्राय विषय वस्तु की निरंतरता, सापेक्षता और भाषा की स्पष्टता और सरलता के कौशल से है। मतलब क्या हुआ कि देखिए क्वेश्चनिंग स्किल क्यों ज़रूरी होती है। अब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ाती जा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपको अर्थ का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा आप समझ पा रहे हैं। तो क्या मैं उसमें से कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो क्या मैं नहीं जान पाऊंगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने किसी भी टॉपिक को पढ़ाया, मैंने एक स्टूडेंट को बीच में से उठाया और मैंने बोला हाँ जी मैंने ये पढ़ाया है, बताना कि इसमें आपने क्या समझा, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो आप भी इंटरेस्ट लेंगे, आप भी फोकस के साथ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चनिंग स्किल ना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ताकि क्लास में कंटिन्यूटी बनी रहे, क्लैरिटी हो, सिंप्लिसिटी हो लैंग्वेज के अंदर, और साथ साथ हमें पता भी चलता है कि स्टूडेंट सीख भी रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैंने एक क्लास में से 10 बच्चों को उठाया और 10 में से 10 ने नहीं बताया, तो इट मीन्स कि मेरे पढ़ाने में कहीं कमी है, तो मुझे उसको दोबारा एक्सप्लेन करना है, मुझे ये भी पता चलेगा। ये तो हेल्पफुल होता है ना एक तरीके से ये वाली स्किल। और अगर 10 में से 9 ने बता दी, एक ने नहीं बताया, इसका मतलब हमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता चल गई हैं, है ना। तो हम उसको दोबारा समझाएंगे, उस बच्चे को दोबारा बताएंगे। तो क्वेश्चनिंग स्किल में ना और भी स्किल्स मतलब लाइक कौन कौन से टाइप्स आते हैं, जैसे लो लेवल का क्वेश्चनिंग होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से पूछा जाता है, ठीक। मैंने आपको सिर्फ इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो शायद आप बोर हो जाते, ठीक। तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है, जो इसके अंदर की जो स्किल्स है ना, लो लेवल क्वेश्चनिंग, हाई लेवल क्वेश्चनिंग, तो वो एक बार प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि सिर्फ आप इतना नहीं लिख के आ सकते, आपको और भी लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशंस, यानी कि चित्रण, की व्हेन स्टूडेंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, द टीचर क्लैरिफाई देम बाय गिविंग एग्जांपल, चार्ट, मॉडल एक्सेट्रा। ईजिली समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, किसी भी टॉपिक को समझने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आपका क्या पर्पज़ है कि उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, किसी चार्ट के थ्रू समझाएं, किसी मॉडल के थ्रू समझाएं। दीज इलिस्ट्रेशन आर गिवन ओनली आफ्टर टीचिंग दैम विद लाइफ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि ये चित्र छात्रों के जीवन से संबंधित करने के बाद ही दिए जा सकते हैं। मतलब उनको ऐसे एग्जाम्पल जो उनकी जो है लाइफ से रिलेवेंट करते हों, कि इस तरीके के एग्जाम्पल दो जो बच्चों को ईजिली समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जाम्पल दे दो जो बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझ में आ रहा, या चार्ट पेपर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को ईजिली समझ में आए।
है ना। तो उस टाइप से इलिस्ट्रेट किया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है ईजिली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। फिफ्थ इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि समझाने का कौशल। इफेक्टिव टीचर्स possess द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज क्लियरली एंड इन अ मैनर दैट इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू स्टूडेंट। प्रभावी शिक्षकों के पास अवधारणा और विचारों को स्पष्ट रूप से और ऐसे तरीके से समझाने का कौशल होता है जो छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि वो जटिल जो इंफॉर्मेशंस जानकारी होती है उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिलेवेंट एग्जांपल्स को, यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को और वेरियस इनहेंस कॉम्प्रिहेंशंस को, ठीक है, मतलब अलग अलग उपयोग भाषाओं को और विभिन्न चीज़ों को उपयोग करते हैं, ठीक, ताकि स्टूडेंट जो है ईजिली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो एक्सप्लेनिंग जो स्किल होती है वो क्या होती है कि हम स्टूडेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझाएं, अच्छे से एग्जांपल देके समझाएं, हमारी लैंग्वेज हम ऐसी यूज़ करें जो स्टूडेंट को समझ में आए। अब अगर इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बोलती जाऊँ तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलती जाऊँ तो आप नहीं समझ, क्योंकि हिंदी में भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल हिंदी में मैं टिपिकल हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ना वो इररिलेवेंट हो जाती हैं चीज़ें, लैंग्वेज। तो हमें क्या है उस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए जो बच्चे आसानी से समझ सके, उस लैंग्वेज को यूज़ करके हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि द स्किल और रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक, प्रेज एंड रिवॉर्ड टू एक्नॉलेज स्टूडेंट एफर्ट्स एंड अचीवमेंट, कि ये जो है टॉपिक ये भी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किल ये वाली, तो ये प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना स्किल्स। माइक्रो टीचिंग का टॉपिक ऐसा है जो आपको तीनों क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, मतलब लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ठीक। तो ये क्या है, सुदृढ़ के कौशल में छात्रों के प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार करने की सकारात्मक प्रतिक्रिया, प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। मतलब कि इसमें जैसे रिफॉर्समेंट का क्या होता है कि हमें अच्छे काम के लिए शाबाशी मिलना। अगर हम डिमोटिवेट कर दें स्टूडेंट को, ठीक, उनको फीडबैक ना दें तो उनको भी तो बुरा लगेगा ना। आप क्लास के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्या आपको नहीं बुरा लगेगा? आप भी चाहते हैं ना कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छी प्रोग्रेस पर हैं तो टीचर हमें मोटिवेट करे। एक बार टीचर हमारे बैक पे हैंड रख के बोल दे शाबाश, हमें अच्छा लगता है सुनना ऐसे, है ना। रीइंफोर्समेंट हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट, हेल्प देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रीइंफोर्समेंट डिजायर बिहेवियर एंड लर्निंग आउटकम्स, कि सूत्रीकरण छात्रों को प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास के निर्माण करने, वांछित व्यवहार और सीखने के परिणामों को सूत्रण करने में हेल्प करता है। यही बताया मैंने आपको अभी कि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है। आपके ना 10 में से 5 मार्क्स आए, बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है, लेकिन अगर टीचर यहीं आपको डिमोटिवेट कर दे, अरे क्या नंबर लेके आए हो, कुछ नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल ये है, तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना, आप निराश हो जाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ बिल्ड होगा? आपको टीचर ने कहा अरे वाह 5 आए, कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, हम थोड़ा सा ऑफ वर्क करते हैं इसके ऊपर, आगे से आप और नेक्स्ट अच्छे मार्क्स लेके आना, तो क्या होगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। टीचर ने बोल दिया किसी के 10 में से 9 मार्क्स आए, टीचर ने कुछ नहीं बोला, कोई शाबाशी नहीं दी, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, बुरा फील होता है। अभी मैं आपको भी बोलती हूँ ना, प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक दीजिए अपना, तो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि हम भी ना मोटिवेशन होते हैं, हम भी तो आप ही की तरह है ना, आपको भी तो अच्छा लगता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, कि आप मोटिवेट हो जाते हो, तो इस तरीके से हमें भी अच्छा लगता है आप फीडबैक देते हो तो, है ना। आप हम मैं कितनी बार तो मैं सच बोल रही हूँ आपको फ्रेंकली, मतलब स्पीकिंग की, मैं ना वेट करती हूँ स्टूडेंट कमेंट करे, फीडबैक दे, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि फीडबैक दीजिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पढ़ते हैं इसका, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि क्या एडवांटेज होते हैं माइक्रो टीचिंग के। तो सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, की माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड अ कंट्रोल सेटिंग वेयर टीचर्स कैन प्रैक्टिस विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन अ रियल क्लासरूम, की माइक्रो टीचिंग एक नियंत्रित माहौल प्रदान करती है जहाँ पर शिक्षक बिना डरे गलतियाँ करके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब आप माइक्रो टीचिंग करने जाते हो वहाँ पे टीचर्स जो हैं आपके कॉलेजेस के अवेलेबल होते हैं, जो आपको जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं टाइम टू टाइम कि आपको क्लास में जाके क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बिना किसी डर के जो है क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना।
नेक्स्ट है फोकस स्किल डेवलपमेंट. टीचर्स कैन टारगेट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल और एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग सेशन. कि शिक्षक अपने कौशल विकास के लिए माइक्रो टीचिंग क्षेत्रों को विशेष ध्यान से योजित कर सकते हैं. ठीक है, आप पूरी जी जान लगा देते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर, आप अपनी हर स्किल्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं. फिर है इमीडिएट फीडबैक. हैंड टू हैंड आपको फीडबैक मिल जाता है ना, कि आप में कहाँ स्ट्रेंथ है आपकी, कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ नहीं है ना. नेक्स्ट है बूस्ट कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप माइक्रो टीचिंग करके बाहर निकलते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ अब तो हम पढ़ा सकते हैं क्लास के अंदर. कि रेगुलर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस इनहेंस टीचर्स कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज एंड हेल्प देम बिकम मोर इफेक्टिव एजुकेटर. फिर है टाइम एफिशिएंट. माइक्रो टीचिंग सेशन आर शॉर्ट एंड फोकस्ड मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ टीचर्स टाइम. माइक्रो टीचिंग शस्त्र संप्रेषित और ध्यान संचय होते हैं जिससे शिक्षकों का समय बचता है. ठीक, तो ये था माइक्रो टीचिंग का पूरा टॉपिक. नेक्स्ट पढ़ते हैं इवैल्यूएशन. ये भी देखिएगा हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट के सबसे लास्ट वाली यूनिट में दिया गया होगा इवैल्यूएशन का टॉपिक, और आप प्लीज़ एक बार चेक करिए मेरे कहने से. देखिए मोस्टली लास्ट वाली यूनिट में ही है ये इवैल्यूएशन का टॉपिक. ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे मूल्यांकन. देखिए जब हम बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम कैसे जान पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें क्लास में समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है, उनकी नीड्स क्या है ना, या हमें किन टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, हमारे क्या टीचिंग मेथड अच्छे हैं या नहीं हैं, या हमें किन टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए. तो हम इन सब बातों का कैसे पता लगाएंगे, जब हम जो है मूल्यांकन करेंगे. ठीक है, तो मूल्यांकन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे की कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, कहाँ बच्चा सीख रहा है कहाँ नहीं सीख रहा है, क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहाँ हमें टीचिंग एड्स की नीड है, कहाँ टीचिंग मेथड्स को चेंज करने की नीड है. ठीक है, तो ये तो होता है इवैल्यूएशन का एक छोटा पार्ट. अब देखते हैं लिखना कैसे है. कि इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस दैट एग्जामाइन स्टूडेंट अचीवमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव. मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों की उपलब्धियों, शिक्षण विधियों और शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है. ठीक, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग स्टूडेंट बिहेवियर चेंजेस एंड लर्निंग अचीवमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड इवैल्यूएशन. कि बच्चों के व्यवहार परिवर्तन, सीखने की उपलब्धियों और उद्देश्यों को जांच करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है. इवैल्यूएशन इज द ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ पीपल. कि मूल्यांकन एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें बच्चे की शैक्षिक और अशैक्षिक यानी कि एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक अचीवमेंट दोनों को देखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, डेफिनेशन लिख के आइएगा क्योंकि डेफिनेशन लिख के आइएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको, क्विलिन एंड हना के अनुसार इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस brought about by the school in the behavior of student. मूल्यांकन विद्यालय द्वारा छात्रों के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के बारे में साक्ष्य एकत्र करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है. अकॉर्डिंग टू M.N. Dadkekar, the evaluation can be defined as a systematic method which ascertain the extent to which the student has been able to achieve the objective. कि मूल्यांकन को एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि छात्र किस हद तक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है. देखिए डेफिनेशन जो होती है ना, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखनी होती है. मतलब क्या हुआ इस बात का कि जिस ऑथर ने, जिस राइटर ने या जिस साइंटिस्ट ने, जो भी होते हैं, जो डेफिनेशन दी है उनके वर्ड्स में ही तो उनको लिखोगे आप. अब कुछ स्टूडेंट ना इस पर कमेंट कर रहे थे मुझे कि मैम डेफिनेशन ना हमें याद नहीं रहती, या जो है हमें उनके राइटर्स के नेम याद नहीं रहते. तो देखिए प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप जो राइटर्स के नेम ना याद रखिए, वो ना लिखे हुए इम्प्रेसिव लगते हैं, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे उसमें. ठीक है, अगर आप नाम नहीं लिख रहे तो वैसे तो मैंने आपको कहा था इट्स ओके, जब नहीं याद कर पा रहे तो आप उसमें देखिए मैं आपको क्या कह सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हो, इतना सब कुछ पढ़ना होता है, इतना सब कुछ लर्न करना होता है, तो कैसे करेंगे. तो आप ना फिर जैसे अगर आपको ये याद रहता है, ठीक है, अंदर का कंटेंट है मतलब इसके डेफिनेशन, और उसमें आपके कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप फिर नाम रहने दीजिए, आप इसको ना ब्लैक पेन से लिख दीजिए एज अ डेफिनेशन डाल के. फिर अकॉर्डिंग टू दिस जो भी आता है ना वो मत लिखिए. ठीक है, पर कोशिश कीजिए अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है. आप फिर ऐसे ही ब्लैक पेन से उनका नाम लिखिए जो भी राइटर हैं. ठीक है, उसके बाद
उसके कंटेंट को लिखिए, ऐसे ही फिर साइडों में जो है मार्क कर दीजिए। इस तरीके से आंसर लिखना भी ना एक ट्रिक होता है, ठीक है, कि आप आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यही छोटी छोटी पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। अब देखिए, इवैल्यूएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मूल्यांकन शिक्षा की एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि इवैल्यूएशन क्या है, कि एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और अच्छा, वैसे ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन किसने कहा था? जॉन डुई ने कहा था, ठीक है। तो ऐसे ही ना इवैल्यूएशन भी ट्राइपोलर प्रोसेस है। हम जो एजुकेशन वाला था ना कि ट्राइपोलर प्रोसेस, उसमें हम स्टूडेंट टीचर और उसमें हम स्टूडेंट टीचर और एनवायरनमेंट को लेते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे, इवैल्यूएशन टेक्निक और लर्निंग एक्सपीरियंस सेम ऐसे आपको बना के आना है एग्जाम में। अब आप ये मत बोलना कि हमें ये भी याद नहीं रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, यहाँ इवैल्यूएशन टेक्निक लिखनी है, लर्निंग एक्सपीरियंस लिखने हैं। बनाने का क्या फ़ायदा अगर ये याद नहीं रहेगा? तो प्लीज़ याद करके जाइएगा। सॉरी, मैं डांट रही हूँ आपको, ठीक है। याद करके जाइएगा इसको अच्छे से, ठीक। मुझे ऐसा लगने लगता है आपको ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कि मैं क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आर डिटरमाइन, कि सबसे पहले उद्देश्य विषयों को निर्धारित किया जाता है। देखिए, किसी भी मूल्यांकन के अंदर जब आप किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, उसका कोई, हमारे सब्जेक्ट का कोई उद्देश्य तो होता है ना, तो उसको निर्धारित किया जाता है पहले, सबसे पहले मूल्यांकन के अंदर। फिर देन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, फिर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द टीचर प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम थ्रू वेरियस मेथड्स। फिर टीचर्स क्या करते हैं? अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कराते हैं, किसके थ्रू? अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हैं क्लासरूम के अंदर, उन ऑब्जेक्टिव को जो है प्रोवाइड कराने के लिए टीचर क्या करती है? उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने के लिए टीचर्स अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करती है, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करती है। द टीचर्स देन कंडक्ट इवैल्यूएशन, इसके बाद शिक्षण मूल्यांकन करता है, विच गिव्स एन आइडिया ऑफ द लेवल टू विच द टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड, जिससे यह पता चलता है कि शिक्षण उद्देश्यों को किस स्तर तक प्राप्त किया गया है ना। मूल्यांकन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू, और फिर पता लगाया जाता है कि किस लेवल पर कहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ पर अचीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? तो इवैल्यूएशन हेल्प टीचर्स टू एडजस्ट देयर टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स, कि मूल्यांकन शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर अपनी शिक्षण विधियों को समायोजित करने में हेल्प करता है। टीचर्स को जब पता चल गया स्टार्टिंग में ही कि स्टूडेंट की कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, कहाँ उनको सिखाने की ज़रूरत है, तो उनके अकॉर्डिंगली टीचर क्या करते हैं? अपने टीचिंग मेथड्स को जो है एडजस्ट करते हैं। तो मूल्यांकन का क्या पर्पज़ होता है? यही पर्पज़ होता है कि ताकि स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपने टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट किया जा सके। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैक स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग ओवर टाइम, कि समय के साथ छात्र के विकास और सीखने पर नज़र रखता है। टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता है, इवेलुएट होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के डेवलपमेंट में भी जो है आसानी हो जाती है, उनको ट्रैक कर पाते हैं। बाय द हेल्प ऑफ इवेल्यूशन गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडलाइंस ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, कि इवेल्यूशन के थ्रू जो है स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस दी जा सकती है, किस चीज़ से रिलेटेड? उनकी एजुकेशनल और वोकेशनल से रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो हम उसको बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ना आप ये सब्जेक्ट मत लेना, आप इस सब्जेक्ट में वीक हो। तो इससे क्या होता है? इवेल्युएट करने से एक स्टूडेंट को हम इस तरीके से भी गाइड कर सकते हैं। और जब हमने स्टूडेंट को बोला कि आप ये नहीं, ये वाला सब्जेक्ट लीजिएगा, तो वो आपकी वोकेशनल में भी तो हेल्प करता है ना। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इन करिकुलम कैन बी पॉसिबल, कि इसकी सहायता से पाठ्यक्रम में संशोधन संभव हो सकता है। मतलब हम अपने करिकुलम में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम में भी मॉडिफिकेशन ईजी हो जाता है अगर हम इवेल्युएट कर लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स, की छात्रों और शिक्षकों दोनों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखिए इसलिए कि टीचर्स को भी पता चलता है कि कहाँ उन्हें टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, कहाँ उन्हें टीचिंग मेथड्स को चेंज करना है, और स्टूडेंट को भी अपने बारे में ईजिली पता चल जाता है कि किस लेवल पर कहाँ उनको और सीखने की ज़रूरत है।
इट इज़ हेल्पफुल टू नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, वही मैंने बताया कि यह विद्यार्थियों की प्रगति जानने में भी सहायक है। इवेल्युएशन मेजर द प्योरिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स की मूल्यांकन शिक्षण विधियों की शुद्धता को मापता है। इवेल्युएशन इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट प्रॉब्लम, कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की समस्या को समझने में भी सहायक होता है ना, कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है, 30 में से हम मानते हैं कि 20 को समझ में आ गया या 25 को समझ में आ गया, 5 को समझ में नहीं आया, तो इट मीन्स कि उन 5 स्टूडेंट को समझाने की ज़रूरत है। हमारे को करिकुलम में या टीचिंग मेथड्स में या टीचिंग मटेरियल में चेंज करने की नीड नहीं है, हमें उन 5 स्टूडेंट को समझाना है ना, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है, कैसे भी करके उनको समझाने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर 5 से जैसे 25 में अब ये उल्टा हो जाए कि 25 को समझ में नहीं आया, तो इट मीन्स क्या है, या किसी को समझ में नहीं आया, तो फिर तो ये पता चलता है ना कि हमारे टीचिंग मेथड्स में कहीं प्रॉब्लम है, हमारे समझाने में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन इस तरीके से भी पूरी हेल्प करता है। नेक्स्ट है नीड ऑफ इवैल्यूएशन, कि मूल्यांकन की आवश्यकता की होती है। सबसे पहली आवश्यकता इसलिए होती है कि ये टीचर्स को भी गाइड करता है। दूसरी आवश्यकता है कि इट हेल्प टू मेक द बॉडी एंड माइंड डिसिप्लिन, कि यह शरीर और दिमाग को डिसिप्लिन बनाता है। इट क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जो भी हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी, प्रॉब्लम एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, कि मूल्यांकन से शिक्षक को छात्रों की कठिनाइयों, समस्याओं, कमजोरियों को जानने में हेल्प मिलती है। फिर है इट स्टिमुलेट द स्टूडेंट एंड गिव देम द इंस्पिरेशन टू स्टडी, यह छात्रों को भी उत्तेजित करता है कि उन्हें अध्ययन करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि स्टूडेंट अपने बारे में खुद भी जान पाएंगे कि उनका लेवल क्या है। अगर वो इवेल्युएट हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 5 को पता है 25 को नहीं पता, तो वही ना कि उन 5 स्टूडेंट को पता है ना कि हाँ, हमें खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमारे लर्निंग में कोई कमी है, तो इस तरीके से स्टूडेंट को भी इंस्पायर करता है, ठीक। तो यही इवैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। अब इवैल्यूएशन के फंक्शन क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग डिफिकल्टी, है ना, कि ताकत, कमजोरी और सीखने को पहचानता है। प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कि प्रोवाइड करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपर फीडबैक देने के लिए। असिस्ट ओवरऑल स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ कोर्स और यूनिट, कि किसी पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में छात्र की समग्र उपलब्धि का आकलन करता है। अब एंड ऑफ द कोर्स क्यों कहा मैंने? आपको ना रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो रिपोर्ट कार्ड में पूरा अचीवमेंट लिखा होता है आपका, आपकी ना आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप म्यूज़िक में कैसे हैं, आप डांस में कैसे हैं, पेंटिंग में कैसे हैं। तो टीचर्स ये भी लिखता है कि क्लास में बच्चा कितना शरारती है, पूरी एक्टिविटी मेंशन होती है रिपोर्ट कार्ड में। तो एक तरीके से देखा जाए तो इवैल्यूएशन क्या है? स्टूडेंट का ओवरऑल एक्सेस कर रहा है, उसको असेस कर रहा है, उसको इवैल्यूएट कर रहा है ना। तो इवैल्यूएशन के थ्रू जो है एक स्टूडेंट का ओवरऑल अचीवमेंट पता चलता है। प्रिडिक्ट स्टूडेंट फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, छात्रों के भविष्य के प्रदर्शन और क्षमता की भविष्यवाणी करता है। हेल्प इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड करिकुलम एडजस्टमेंट, ठीक है, इन सब में भी हेल्प करता है, प्रमोशन, प्लेसमेंट, करिकुलम एडजस्टमेंट में, ठीक है। ये हो गए फंक्शन। कुछ और भी पॉइंट है, जैसे असिस्ट स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोग्रेस एंड प्लानिंग फ्यूचर एजुकेशनल पाथ्स, छात्रों को उनकी प्रगति को समझाने और भविष्य के शैक्षिक पथों की योजना बनाने में हेल्प करता है। इंकरेज करता है स्टूडेंट को इम्प्रूव करने में उनकी परफॉर्मेंस को। इंश्योर करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एजुकेटर्स को, कि ताकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हैंड ऑन हैंड चलता रहता है, जो लगातार प्रोसेस चलता रहता है। इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है। अभी हमने पढ़ा है ना कि रिपोर्ट कार्ड में सभी इंक्लूड होता है, तो क्या होता है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करता है वो, तो सभी कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। इवैल्यूएशन इंक्लूड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक भी शामिल होते हैं, जिससे आपके जो है नंबर के थ्रू आपकी जो है क्वांटिटेटिव असेस किया जाता है, और क्वालिटेटिव में आपकी क्वालिटीज़ को मेज़र किया जाता है। इट में बी यूज टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, मैथड एंड एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, इन सबको इसमें यूज़ करते हैं, जैसे पाठ्यक्रम, विधियाँ, परीक्षा में कोई भी सुधार लाने के लिए, ठीक है। तो इसकी ये भी एक विशेषता है। फिर इवैल्यूएशन इज रेमेडियल इन नेचर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प द लर्नर टू इम्प्रूव एट एवरी स्टेप,
कि इवैल्यूएशन क्या है, एक उसकी जो प्रकृति है वो उपचारात्मक होती है, रेमेडियल होती है, क्योंकि जब हमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है तो उनके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, उनको इम्प्रूव कराया जा सकता है। Evaluation is not confined to the classroom only, it is also takes into consideration what happen outside the classroom। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, सिर्फ ये क्लास के अंदर तक लिमिटेड नहीं है, क्लास के बाहर भी लिमिटेड है। मैंने आपको कहा कि बच्चा डांस में, म्यूज़िक में, आर्ट में, पेंटिंग में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कैसा है, ये भी इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है। ये भी इवैल्यूएशन में एक प्रोसेस है। इवैल्यूएशन सर्व एज अ गाइड टू द स्टूडेंट एंड एज वेल एज टीचर्स, की टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट को भी गाइड करता है ना। इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक इज साइंटिफिक, कि मूल्यांकन अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक है, और इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड, यह एक गतिविधि आधारित है। ठीक है, अब देखिए इवैल्यूएशन के ना टाइप्स आते हैं और ये अलग से भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये भी हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में दिया गया है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान ही जिस इवैल्यूएशन को हम यूज़ करते हैं वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग है जो टीचिंग के दौरान ही किया जाता है। इट्स पर्पज इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूअस फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों और शिक्षकों दोनों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना है। दिस हेल्प इन मेकिंग चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इफ रिक्वायर, यह हेल्प करता है कि अगर कहीं पर आवश्यकता है ना, तो किस इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को चेंज किया जाना है, किस मटेरियल को, किस टीचिंग एड्स को या मटेरियल एड्स को। ठीक है, तो इन सब को कहाँ चेंज करने की नीड है, ये इसमें भी हेल्प करता है। इट इज़ इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट एंड दैट हाउ मच दे हैव ग्रैस्प्ड एंड वेयर दे नीड टू वर्क मोर, यह छात्रों का मूल्यांकन करता है कि उन्हें कितना समझ लिया और कहाँ उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये टीचिंग, ये क्या होता है, ड्यूरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, जो टीचिंग के दौरान ही होता है। जैसे हमने क्लास में बच्चों को उठा के पूछ लिया कि आप बताइए कि इस टॉपिक में आपने कितना समझा, या कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया, ठीक है, बताइए इसका क्या मतलब है। तो हमें ना हाथ के हाथ पता चल रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो क्या होता है, हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो हम टीचिंग के दौरान ही कर रहे हैं। ठीक है, A teacher can evaluate their student while teaching as a lesson or a topic after the completion of the topic to get an idea there is any need to make changes in teaching methodology. It is useful tool for making timely correction and improvement in both student and teaching methods. मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। जैसे इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था, तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन उसका एक पार्ट है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने कोई लेसन पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, और उस टॉपिक और लेसन के दौरान ही हमने पूछ लिया कि आप बताइए कि इसका क्या मतलब है ना, इसमें इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो हमें हाथ के हाथ पता चल रहा है। अगर 30 में से 25 स्टूडेंट ने बता दिया, 5 ने नहीं बताया, तो हमें क्या पता चल गया कि स्टूडेंट में कमी है। और किसी ने भी नहीं बताया तो हमें क्या पता चला कि हमें कहीं ना कहीं अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करने की नीड है, हमारे समझाने में कोई प्रॉब्लम है ना। तो हम हाथ के हाथ करेक्शन कर लेते हैं। तो ये टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। समेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, कि ये कब किया जाता है, जब ईयर समाप्त हो जाता है, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके बीएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में दिया, सेकेंड ईयर में दिया। It assists the fulfillment of objective and overall personal development of a student by the end of the session, कि इसमें क्या पता चलता है, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट पता चलता है, लेकिन कब, एंड ऑफ द ईयर के दौरान। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कंसिडर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग, की इस प्रक्रिया का मूल्यांकन सीखने के व्यापक स्ट्रक्चर पर विचार करता है, मतलब ओवरऑल चीज़ों पर इस पर फोकस किया जाता है। It incorporate formative evaluation, grade and administrator test to student after completing the course to determine final grades and provide feedback. Grades are assigned based on the result of summative evaluation, कि इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग हम देते हैं ना स्टूडेंट को। आपने देखा होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम होता था पहले। तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो है, जो हम फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, या फिर हमारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमें जो है उनके कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या हमें फीडबैक मिला, उसके बेस पर हमें जो है ग्रेडिंग दिए जाते हैं। ठीक, एक और टेस्ट आता है इसमें, वो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक, वैसे इसमें 5 है, लेकिन ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, कि
एज अ नेम सजेस्ट, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक का मतलब नैदानिक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एम टू डिटरमाइन द कोज ऑफ अ प्रॉब्लम, कि डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम का कारण पता लगाना। In this evaluation, teachers diagnose each student on various parameters to get an idea about the caliber of student। कि इस मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षक छात्रों की क्षमता के बारे में अंदाजा लगाने के लिए प्रत्येक छात्र का विभिन्न मापदंडों पर निदान करते हैं। A diagnostic evaluation is a pre-evaluation conducted before the teaching learning process begins. It involves assigning student strength, weakness, knowledge and skills। की मतलब इस इवैल्यूएशन के अंदर जो है हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज, स्किल्स का पता लगाते हैं, और ये जो है एक प्री इवैल्यूएशन प्रक्रिया होती है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले स्टार्ट होती है। ठीक, वैसे मेन जो इम्पॉर्टेंट, फॉर्मेटिव और समेटिव है, पर ये भी पढ़ लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आपका लास्ट यूनिट में जो है हर पैथोलॉजी में एक दिया गया होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नैदानिक परीक्षण, ये बल्कि हिंदी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपका कल एग्ज़ाम है ना, प्लीज़ देख लेना। जो मैंने आपको हिंदी के इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास शेयर करी थी ना, उसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ कॉमन टॉपिक है जिनकी वीडियो मैं अलग से शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। तो diagnostic test is a tool used by the teacher to assess the knowledge, skill and understanding of a student in a particular subject area। कि नैदानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक किसी विशेष विषय क्षेत्र में छात्रों के ज्ञान, कौशल और समझ तक पहुंचने के लिए करता है। आपने डायग्नोस्टिक वर्ड जो सुना होगा मेडिकल लाइन में, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमें डायग्नोस ही तो करता है, हमारी बीमारी का पता लगाता है कि हम कैसे बीमार हुए, किस चीज़ से हमें प्रॉब्लम हुई, हमारे पेट में दर्द हुआ तो कैसे दर्द हुआ, है ना, तो क्या हमने कोई गलत तो नहीं खा लिया, या हमने कुछ ऐसा, हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो क्या होता है, ये डॉक्टर की लाइन में यूज़ करता है डायग्नोस्टिक। अगर हम इसको एजुकेशन लाइन में यूज़ करें ना, तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पर स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग की का जो है टीचर्स के द्वारा पता लगाया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट के डिफरेंट एरियाज़ को। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट, है ना, and to provide teachers with information to tailor their teaching methods to better meet the needs of individual learning। कि जहाँ पर टीचर्स जो है पता लगाती है कि स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उनको पहचान करती है, और उनको पहचान करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है, अगर नीड होती है तो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करती है, अगर नीड होती है तो उनको रेमेडियल टीचिंग देती है। अगर आगे भी ना हम अभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि पहले हमें डायग्नोज करना पड़ता है, ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाते हो, एक बात बताइए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तभी तो, जब डॉक्टर डायग्नोज करता है तभी तो वो आपको दवाई देता है उसी बेस पे। तो जब स्टूडेंट की वीकनेसेस, कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है, जब उसको टीचर को पता चलेगा तभी तो वो आपको डायग्नोज करके दवाई देगी ना, तभी तो रेमेडियल टीचिंग देगी वो आपको, ठीक। अब डेफिनेशन लिखनी है इसकी। अकॉर्डिंग टू गुड एंड ब्रॉपे के अनुसार कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स केयरफुली टू डायग्नोज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ डिफिकल्टी इन लर्निंग। कि नैदानिक शिक्षण सीखने में कठिनाइयों की विशिष्ट प्रकृति का निदान करने के लिए छात्रों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये शॉर्ट में ही आता है तो इसलिए मैंने ना इसकी पर्पस बता दिया आपको, ये सिर्फ यही लिखाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो लेकिन आप शॉर्ट में सिर्फ इतना सा नहीं लिख सकते, आपको और भी पॉइंट ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। पर्पस क्या है मैंने बता दिया था, मीनिंग में ही, उसकी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाना, फिर गाइड करना, ठीक है। अगर आप फ्लो चार्ट भी बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए शॉर्ट में ना छोटा फ्लो चार्ट बनाना। पता चला फ्लो चार्ट इतना बड़ा बना दिया कि एक पेज जो है, आधा पेज आपका फ्लो चार्ट से कवर हो गया। शॉर्ट में कम कोशिश कीजिएगा, मतलब छोटे से छोटा, जैसे मैंने इवैल्यूएशन बताया, तो इवैल्यूएशन वाले में क्या होगा, इतना सा पेज आपका कवर होगा, है ना, मतलब थोड़ा सा पेज आपका कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट, कि टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ वेल द करिकुलम इज मीटिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड वेयर एडजस्टमेंट में बी नेसेसरी। मतलब जब स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गई तो हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हमें करिकुलम में नीड्स करने की क्या करिकुलम में चेंज करने की नीड्स है, या फिर कहीं फिर एक करिकुलम डेवलपमेंट मतलब क्या है
कि फिर जब हमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है तो हमें ये भी पता चलता है क्या हमें कहीं पर करिकुलम में चेंजेस करने की नीड तो नहीं है जहाँ पर ज़रूरत हो। ट्रैक स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। सपोर्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब कि हम एक एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज लर्निंग दे सकते हैं स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, है ना। फिर डायग्नोस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग चैलेंजेस को और डिसेबिलिटीज़ को। फैसिलिटेट ग्रुपिंग और स्टूडेंट टू ग्रुप स्टूडेंट बाय एबिलिटी लेवल और लर्निंग नीड्स फॉर मोर टारगेटिंग इंस्ट्रक्शन, कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके जो भी लक्षित निर्देश हैं उनकी क्षमता के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक समूह भी बना सकते हैं। फिर टू प्रोवाइड बेस लाइन डाटा, कि टू इस्टेब्लिश अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स, की छात्रों की प्रगति और शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को मापने के लिए प्रारंभिक बिंदु भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये मैंने सिर्फ हेडिंग बता दी है। प्लीज़ आप अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप इसके ना अंदर के कंटेंट को लिख लेना। ठीक, फर्स्ट है फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज एरिया, की फोकस करता है जो हमारी स्पेसिफिक स्किल्स है, हमारी नॉलेज है। अर्ली असेसमेंट दे देता है, टाइम से हमें पता चल जाता है वीकनेस और स्ट्रेंथ का। ठीक है, इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, कि हमें अगर कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस लेने होते हैं तो वो भी हमें हाथ के हाथ पता चल जाता है, ये भी एक इसकी विशेषता है। इंडिविजुअलाइज फीडबैक, हर स्टूडेंट का एक अलग फीडबैक मिल जाता है हमें, है ना। हम जब डायग्नोज करते हैं स्टूडेंट को तो स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा के हम प्रॉपर हमें फीडबैक भी मतलब मिल जाता है स्टूडेंट का। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेमिडल टीचिंग, ये है उपचारात्मक शिक्षण। ये भी आपको हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक मिलेगा। तो रेमिडल क्या होती है, हमने डायग्नोज कर लिया, मैंने आपको उसी में बताया था ना। डायग्नोज करने के बाद हम जो है उनको रेमेडी देते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देता है और टीचर क्या करते हैं, हमें रेमेडी देते हैं। मार पीट के नहीं देते हैं, टीचर भी हमें दवाई क्या देते हैं कि वो हमारी उन चीज़ों पर वर्क करते हैं, हमें एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, है ना। हमारे लर्निंग गैप्स को भरने के लिए जो उनसे हो सकता है ना, वो रेमेडल टीचिंग के दौरान वो करते हैं। समझ लो कि रेमेडल टीचिंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग विद लर्निंग डिफिकल्टीज। उपचारात्मक शिक्षण एक अनुदेशात्मक शिक्षण है जो सीखने की कठिनाइयों से जूझ रहे छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। द पर्पस ऑफ रेमेडल टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड अचीव देयर लर्निंग आउटकम्स, की उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने और उनके सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। रेमेडल टीचिंग एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की समझ के वर्तमान स्तर और समझ के अपेक्षित स्तर के बीच अंतर को जोड़ना है। ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट के बीच में लर्निंग गैप्स है ना, उनको कम करना ही होता है रेमेडल टीचिंग के दौरान। ठीक, अब इसके पर्पस क्या है, तो पर्पस में वही लिखना है जो मीनिंग से पॉइंट निकल जाते हैं। एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, लर्निंग डिफिकल्टीज़ को ओवरकम करना, लर्निंग गैप्स को भरना, अचीव लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, सीखने के परिणामों को प्राप्त करना। फिर इन्हेंस स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, की स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, क्योंकि देखिए जब स्टूडेंट के बीच में लर्निंग गैप्स होते हैं ना और आप उनको रेमेडल टीचिंग देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बिल्ड हो जाता है। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हर स्टूडेंट को समान समझना, ठीक है, उनके लर्निंग आउटकम्स को फील करना, कि इंश्योर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल प्रोफिशिएंसी हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड लीड्स, ठीक है, सक्सीड, कि ये हमें ध्यान रखना होता है कि स्टूडेंट की इनिशियल प्रोफिशिएंसी जो भी हो, लेकिन उनको बराबर जो है इक्वली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि वो इक्वली जो है सक्सेस हो सके। तो डायग्नोज करने के बाद जब हम रेमेडल टीचिंग देते हैं तो यही तो हमारा पर्पस है कि जो दूसरा स्टूडेंट कहीं ना कहीं लैक कर रहा है ना, वो भी दूसरे स्टूडेंट के बराबर आ जाए। फिर प्रिवेंट एकेडमिक फ्यूचर, रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टूडेंट फेलिंग बिहाइंड एंड पोटेंशियल फेलिंग कोर्सेज, क्योंकि अगर स्टूडेंट समझ लो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैथ्स में कोई कमज़ोर है, मैथ्स के फॉर्मूलाज नहीं समझ पा रहा और हमने उस पर नहीं ध्यान दिया, है ना, तो क्या होगा, एक जगह पर आकर वो मैथ्स के फॉर्मूला कभी नहीं कर पाएगा, उसका बेस ही नहीं बन पाएगा, वो आगे भी फिर क्या होगा, लैक करता जाएगा हर क्लासेस में। प्रोवाइड टेलर्ड इंस्ट्रक्शन, ऑफर इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ईच स्टूडेंट, है ना, ठीक है, प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ बनाना। ठीक है,
अब आता है आपका एस्से टाइप टेस्ट। ये भी हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में है कि एस्से टाइप आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे। बीएड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बीएड आपका एक एस्से टाइप टेस्ट है जिसमें आपको थियोरेटिकली लिखना ही होता है, ठीक है। कि एस्से टाइप टेक्निक मीन्स दैट एग्जामिनेशन इन विच चिल्ड्रन हैव टू राइट आंसर ऑफ सम क्वेश्चन इन फिक्स टाइम। एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है बीएड में कि 3 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज क्वेश्चन ऑफ सच टाइप दैट देयर आंसर टेक द फॉर्म ऑफ एस्से, और एस्से की फॉर्म में ही लिखते हो आप, लिखते जाते हो, आपको 5-6 पेजेस भरने होते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसे ही एस्से टाइप एग्जामिनेशन कहा जाता है। द कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्से टाइप टेस्ट इज अ सिंपल एंड ईजी, इट इज़ अ इकोनॉमिकल टेक्निक, ठीक है। सिंपल और ईजी क्यों होता है? क्योंकि आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अपनी लैंग्वेज में आप बीएड का पेपर लिख के आ सकते हो ना। बहुत स्टूडेंट तो प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होता है कि वो बिना पढ़े ही पेपर दे आते हैं। बहुत स्टूडेंट देखे हैं मैंने ऐसे। फिर टाइप्स ऑफ एस्से टाइप टेस्ट की फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरेटिव। जैसे किसी का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन के बाद उसका डिफरेंस पूछ लेगा, तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। इस्टेब्लिश एंड रिलेशनशिप, किसी के बीच में रिलेशनशिप दे देता है ना। सिलेक्टिव रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है आपका, तो आपको क्या है, फैक्ट के बेस पर ही सब कुछ लिखना है। मैंने आपको बताया भी था कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो सीक्वेंस वाइज उसमें कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन दिए गए हैं ना, उनके सीक्वेंस वाइज ही डायग्राम बनाने हैं आपको जो दिए गए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव टाइप आंसर होते हैं इसमें, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट्स पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन बोर्ड करिकुलम, कि आपको जो बीएड में अब सिलेबस आएगा आपका, जो कल के सब्जेक्ट में हिंदी में आएगा, तो क्या होगा, वो हर चैप्टर से लिया जाएगा। ईजी इन कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ईजी होता है। आप बीएड के एग्ज़ाम से ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम कि कोई भी क्वेश्चन को एक एक, जैसे यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं एग्जामिनर, उसमें से आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन किया जाता है। ईजी टू चेक, चेक करने में ईजी होता है, ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ते एग्जामिनर, जो है थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ के मार्क्स दे देते हैं आपको। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ राइटिंग पावर, कि आपकी राइटिंग पावर इसमें चेक होती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बीएड में आप लिखते हो ना, तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत मैटर करती है। इनकरेजिंग टू एक्सटेंसिव स्टडी एंड थिंकिंग, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, ये आपको इनकरेज करता है। आप जैसे बीएड का एग्ज़ाम है तभी तो आप पढ़ रहे हो ना, तो एग्ज़ाम से पहले तो मुझे लगता ही नहीं कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था। सभी एग्ज़ाम के से पहले तो शायद ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सभी जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है उनको। डीमेरिट्स क्या है? इट इज़ एन अनक्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि इसका कोई उद्देश्य अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता। डिफ़िकल्टी होती है इवैल्यूएट करने में। नॉट हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट को मोटिवेट करने में हेल्पफुल नहीं होता। लेस डायग्नोस्टिक, कि कम निदान अंकों पर, मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादातर जो है इसमें बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का नहीं पता लगा पाते, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा बीएड में इतना कंटेंट नहीं पढ़ते हैं एग्जामिनर, तो क्या होता है उससे, तो बच्चे की ना स्ट्रेंथ पता चलती है ना वीकनेसेस पता चलती हैं। इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग ऑन द स्कोर, कितनी बार तो क्या होता है कि अगर हमारी राइटिंग अच्छी होती है और हमें नहीं पता होता तो भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को सब कुछ पता है, वो हर चीज़ का आंसर हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे के आया है ना, लेकिन अगर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती तो मार्क्स कट जाते हैं। मैं आपको बोलती भी हूँ ना कितनी बार जब वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं कहती हूँ राइटिंग स्किल पर फोकस करना, कि ऐसा होता है कि राइटिंग अच्छी नहीं होती ना तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी होती है, कंटेंट नहीं पता होता तो भी उन्हें मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से राइटिंग स्किल हमारी बहुत मैटर करती है और ये जो लैंग्वेज को इफेक्ट करती है। अब एक टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। तो नाम से ही समझ पा रहे होंगे जिसमें एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दीज टेस्ट सच क्वेश्चन आर आस्क्ड व्हिच हैव टू बी आंसर्ड बाय मेकिंग सर्टेन साइन और राइटिंग अ फ्यू वर्ड्स ओनली। द आंसर टू दीज क्वेश्चन आर डेफिनेट, है ना। इनके आंसर क्या होते हैं, बिल्कुल डेफिनेट होते हैं। माइक्रो टीचिंग कहाँ डेवलप की गई थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा डेवलप की गई थी? A.W. ड्वाइट एलन के द्वारा। तो क्या है, स्पेसिफिक आंसर है ना, एक्यूरेट आंसर आपको यही देना है। A.W. ड्वाइट एलन की जगह कुछ और लिख के आ जाएंगे तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो क्या होता है, स्पेसिफिक आंसर होता है, डेफिनेट आंसर होता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर होता है, या किसी की डेफिनेशन पूछ लेगा। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग क्या है, ये क्वेश्चन भी तो वेरी शॉर्ट में आ सकता है। तो इस तरीके के टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में आता है, ठीक, इसलिए मैंने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि डेफिनेट आंसर्स की क्लियर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना होता है, कंसाइंस रिस्पॉन्स कि टिपिकली इन्वॉल्व मेकिंग साइन और राइटिंग अ फ्यू वर्ड्स, जो मैंने मीनिंग में बता दिया, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, मिनिमाइज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आंसर। थियोटिकली आपको बहुत कुछ नहीं लिखना होता, आप 2 नंबर में आप 2 पेज या 1 पेज पूरा थोड़ी ना भर के आएंगे, आपको हाफ पेज कवर करना होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, मतलब डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, अगर डेफिनेशन पूछिए तो आप 2 से 3 लाइन में खत्म कर दोगे। फिर है फोकस्ड क्वेश्चन कि टारगेट स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल, आपकी स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल पता चल पाती है। माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो AWLN ने दिया, आप अगर सही करके आए तो एग्जामिनर को पता है आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी स्किल कितनी है। क्योंकि इवेल्युएशन हाथ के हाथ आपको इवेल्युएशन जो है हो जाता है आपका, कि एग्जामिनर भी समझ पाता है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है स्टूडेंट के अंदर, कितनी स्किल्स है, कितना वो सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट इंश्योर कंसिस्टेंसी इन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड, ठीक, क्लियरिटी मिलती है, प्रिसेशन मिलता है कि परिशुद्धता होती है, डिपेंड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट, एफिशिएंसी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, टेस्ट के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिख के आने हैं, ठीक है। तो यही सब आपको प्रिपेयर करना है। एक आता है अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट का टॉपिक आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में ही प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद 2-4 लाइंस आगे की पढ़ लेना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट के बाद एक क्वेश्चन आपका और बचता है जो आता है CCE, ये हर पेडोलॉजी में नहीं है, ये कुछ ही पेडोलॉजी में है, देख लेना, ये भी जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। CCE की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। देखिए मैंने यही कोशिश करी कि आपको ना अलग अलग सर्च ना करना पड़े टॉपिक को, इसलिए मैंने सारे टॉपिक एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया, बहुत सारा कंटेंट था, अब आप खुद भी देखिएगा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास की आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। आपका मन है तो स्किप करके देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो यही कहूँगी। स्किप करके देखना है तो कुछ पॉइंट को आप मिस कर देते हैं, अगर फिर भी आपको लगता है टाइम नहीं है तो आप स्किप करके देख लेना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ताकि आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से जो है आंसर्स को लिख के आ जाओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए अचीवमेंट टेस्ट और CC। एक आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में है, इसका टॉपिक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर मैं तीनों टॉपिक ना इस पे लेके आती ना तो आपको करने में प्रॉब्लम होती। मैंने माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, यूनिट प्लान ये भी ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग का मैंने कुछ ही पॉइंट शेयर किया था, क्योंकि मैंने उस टाइम उन स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेयर किया था। लेकिन अब माइक्रो टीचिंग में जो है आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं, तो माइक्रो टीचिंग की जो स्किल्स है इसलिए मैंने दोबारा शेयर किया है, इवैल्यूएशन का टॉपिक भी दोबारा शेयर किया है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है, लेसन प्लान भी मैं शेयर कर दूंगी, एक बार देख के चले जाना कि लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। यूनिट प्लान तो शॉर्ट में आता है, यूनिट प्लान लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लेकिन यूनिट प्लान भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेना, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल, बाय बाय।